डर का पता कौन जानता है? खतरे की परवाह किसे है? नामुमकिन का मतलब क्या है? वो छिप कर वार करते हैं लेकिन सीधे सीने पर। वो खामोशी से आते हैं पर तबाही का शोर छोड़ जाते हैं। वो डसते हैं पर सिर्फ जहर काटने के लिए। कोबरा के नाम से आप क्या जानते हैं? मतलब कोबरा एक जहरीले सांप का नाम है। उसी तरीके से हम भी एक कोबरा, मतलब हम भी एक जहरीले हैं। वैसा ही जहर हमारे अंदर इस ट्रेनिंग के दौरान भरा जाता है। और उसको ये पता है कि जो मुझे टारगेट दिया गया वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। दिस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ कोबरा कमांडो। जो दुश्मन सोचता भी नहीं उस स्थिति को, हम वहाँ जाके उनको बर्बाद करके वापस भी आते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कब गए और कब वापस आए। कोबरा स्पेशली जंगल के लिए बनाई गई है और जंगल के अंदर इसको महारत है। अभी जंगल में काम करना है हमें नक्सल के खिलाफ में, तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है किसी ड्यूटी का। जब चाहे जब मर्जी निकल जाते हैं। सांप सूप को नहीं डरते हैं। अगर सांप मिलेगा उसी टाइम उठा के फेंक देते हैं। बाकी कीड़े कीड़े तो कोई मतलब है तो पैर के नीचे ही साल डल जाएंगे। कोबरा जवान के लिए जंगल में रहना उसका एक आर्ट है, उसकी स्किल है, क्योंकि उसको उसी जंगल में रह के अपने दुश्मनों को ढूंढना है। पूरे छुपाव के साथ बिना आवाज़ किए दुश्मन की टेरिटरी में जाना, ऑपरेट करना और वापस आ जाना। दिस इज़ व्हाट मेक्स अ कोबरा। अगर हम 4 दिन तक आउट है, 5 दिन तक आउट है तो बिना सोए रहते हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ होता है, किस तरह कब कहाँ मुठभेड़ कैसे हो जाए कोई पता नहीं होता। जो ना होने वाली स्थिति को भी स्थिति में बदलने वाला कमांडो होता है, वही एक कोबरा कमांडो होता है। कोबरा कमांडो को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। जवान के अंदर इतना जोश होना चाहिए कि अगर दुश्मन जहाँ है उसको पास जाना है और उसको बर्बाद करना है बस। देश के लिए अगर जान देनी भी पड़े हंस हंस के देंगे, और उससे पहले हम अपने दुश्मन की जान लेंगे। हम अपने ऊपर गर्व है कि हम एक कमांडो हैं और हम देश के लिए लड़ रहे हैं। नक्सली को तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अभी नक्सल तो खत्म हो गया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक दुश्मन वो जो सरहदों पर बैठा है और उससे निपटते हमारे योद्धा। एक दुश्मन वो जो हमारे देश के भीतर बैठा है, घात लगाए। उस विषैले दुश्मन से कैसे निपटा जाए? कहते हैं विष को विष काटता है, और उसके लिए हैं हमारे कोबरा कमांडोज। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। सीआरपीएफ की इस शानदार टुकड़ी का काम है नक्सलियों का काम तमाम करना, और अपने गठन के 9 साल के भीतर ही वो खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, और उसको ये पता है कि ये काम जो है, जो मुझे टारगेट दिया गया है, जो मुझे अचीव करना है, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। कोबरा कमांडो वो है जो जंगल में अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, जंगल में ऑपरेट कर पाए, और तब तक वो इनविजिबल रहे जब तक वो उसका स्ट्राइक करने का समय ना आ जाए। कोबरा कमांडो वो है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और हमें जो भी टास्क दिया जाता है हम अपनी पूरी शिद्दत से उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इन कमांडोज का ऑपरेशन देखेंगे, अगर इनकी काबिलियत से रूबरू होंगे, तब एक किंग कोबरा से इनकी समानताएं भी आपको नजर आएंगी। जमीन चाहे पथरीली हो या पत्तों से ढकी, इनके कदमों में मानो आहट ही नहीं। भारी बारिश हो या चिलचिलाती धूप, इनकी सांसें और धड़कनें तक खामोश रहती हैं। मैडम, जंगल में हम चलते हैं, जब हमारा जो सेक्रेटरी ये होता है चलते टाइम, अगर कोबरा चलते हैं हमको पता नहीं चलता है कि कैसे जा रहा है। जैसे कि कोबरा हम भी यहीं से चलते हैं
जब हमको पता बगल वालों को भी, दुश्मन को भी पता नहीं चलता कि हमको जा रहा है कोबरा कमांडो। जंगल की लड़ाई में सबसे जरूरी होता है कि आप अपने दुश्मन को चौंका सकें, यानी वो सरप्राइज एलिमेंट आपके पास जरूर रहे, उसे उम्मीद भी ना हो और आप अचानक वहां से निकल आए। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां होती हैं, यहाँ की जो मिट्टी है, देखिए कितनी ज्यादा नमी है और कमोवेश इसी तरह के जंगल हैं सारे। यहाँ पर कहीं पर भी पेड़ पौधे पत्ते। दरअसल ये कोबरा कमांडोज के ऑपरेशन की सबसे जरूरी चीज है। इनके दुश्मन वो हैं जो जंगलों में बसते हैं। उनके घर में घुसकर उनका सामना करना है तो दुश्मन को हराने का एक ही तरीका है, उसे चौंका देना। कमांडो! इसमें नीचे 2-2 घंटे तक आप लोग रह लेते हैं? 2 घंटे से भी ज़्यादा रह सकते हैं। दुश्मन को डिपेंड, अगर दुश्मन का पिन पॉइंट खबर मिलता है, दुश्मन इस रास्ते से आ सकता है, तो हम जितनी देर भी रह सकते हैं इसमें। और उसके भीतर ही सांस लेना है, उसके भीतर ही कोई हरकत नहीं कर सकते? कोई हरकत नहीं कर सकते। हरकत कर सकते, हम सीक्रेसी मेंटेन नहीं रख पाएंगे, सरप्राइज लूज हो जा सकता है हमारा। मुश्किल होती होगी बहुत ज़्यादा इसमें सांस, और ऊपर से ये एकदम गीली मिट्टी रहती है, तो इसमें बर्दाश्त हो जाता है किसी तरह। जिन नक्सलियों के हमलों में हमने सालों से सैकड़ों जवानों की जान गंवाई, जिन नक्सल रणनीतियों के आगे तैनाती की हर रणनीति विफल होती गई, उन पर अगर कोबरा कमांडो भारी पड़ रहे हैं तो इसके पीछे एक ऐसी लगन है जो अकल्पनीय है। चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थितियों में वह अपने आप को सर्वाइवल कर सकता है। वो कहीं भी जी सकते हैं, उन्हें न तो सुविधाओं की आवश्यकता है न सहूलियतों की, और वो इन परिस्थितियों में केवल जिंदा नहीं रहते बल्कि वॉर रेडी रहते हैं, यानी किसी से भी आमना सामना करने के लिए तैयार। बहुत एप्टली ये नाम दिया गया है। पूरे छुपाव के साथ बिना आवाज़ किए दुश्मन की टेरिटरी में जाना, ऑपरेट करना और वापस आ जाना। दिस इज़ व्हाट मेक्स अ कोबरा कमांडो। कोबरा एक जहरीले सांप का नाम है, वैसा ही जहर हमारे अंदर इस ट्रेनिंग के दौरान भरा जाता है ताकि हम नक्सलियों को बर्बाद कर सकें। नक्सल हमलों की दर्दनाक सुर्खियों में सुरक्षा बलों की मौत एक भयावह आंकड़ा बनकर रह जाती है। कभी घात लगाकर भोजन करते पेट्रोल पार्टियों को घेर कर गोलियों का शिकार बनाना, कभी सुरक्षा कर्मियों के काफिले को बम से उड़ाना, कोबरा कमांडोज ऐसे ही निर्मम नक्सलियों का जवाब है। कोबरा कमांडोज की जिम्मेदारियां आम सीआरपीएफ से अलग है। वो नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात तो रहते हैं, लेकिन रूटीन ड्यूटी में नहीं। अगर कहीं नक्सलियों के होने की खबर मिलती है, या फिर किसी हमले का खतरा होता है, या फिर नक्सली कहीं हमला करने के बाद भागकर छिपते हैं, तब कोबरा कमांडोज उन पर मौत बनकर बरसते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बहुत बड़ी चुनौती नक्सलवाद है, और नक्सलवाद को एलिमिनेट करने के लिए ही कोबरा का गठन किया। हालांकि बहुत सी फोर्सेज और भी काम कर रही हैं, बट स्पेशलाइज फोर्स के रूप में सिर्फ कोबरा का गठन किया गया, और बहुत हद तक इसने बहुत अच्छा काम भी किया है, और वर्तमान में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये काम सुनने में सरल है, पर असलियत में है नहीं। नक्सलियों का घर होता है जंगल, और उनसे मुकाबले का मतलब होता है घर में घुसकर दुश्मन को मारना। उस पर स्थानीय गांव वालों में नक्सलियों का जो खौफ होता है, उस कारण अगर कोबरा कमांडोज किसी को भी नजर आ जाते हैं तो वो फौरन नक्सलियों को इत्तला कर देते हैं। इसीलिए जब कोबरा काम पर निकलते हैं तो सर पर कफन बांधकर। ज्योग्राफिकली भी अलग किस्म के हैं, टेरेन भी अलग किस्म का है। कहीं सिर्फ जंगल हैं, कहीं पहाड़ों के साथ जंगल हैं, कहीं नदियाँ और नाले बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं पे खेत बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि जंगलों के सिवा जो लोकल पॉपुलेस है, जो आम वहाँ की जनता है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी अलग होता है। तो ऑपरेशन करने में जंगलों के सिवा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के सिवा, ये फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम भर्ती हुए तो हम ये हमारे अंदर एक वो था, एक जज्बा कि हम देश के लिए कुछ करें, और इसके लिए हम ऊपर वाले ने एक अवसर दिया कि हम कोबरा में आए हैं, तो इसके लिए हम अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल है, नक्सली तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। हम अदर कंट्री के साथ भी अगर हम युद्ध करना पड़े, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यही एक कोबरा की खासियत है, और हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद। जब कमांडोज की टुकड़ी जंगल में दाखिल हो रही होती है तो ये समझकर कि अगर लकी रहे तो 1-2 दिन में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, पर अगर दुश्मन चालाक निकला तो हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है। पैदल 100-100 किलोमीटर नापना पड़ता है,
और हथियारों के साथ पहले ही हर कमांडो के पास भारी बोझ होता है। बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, नाइट विजन, हर तरह के उपकरणों से लैस होते हैं कमांडोज। और इसीलिए सबसे कम महत्व वो साथ ले जा रहे खाने को देते हैं। पीने का साफ पानी जरूरी है, तो 7-8 लीटर पानी इनकी प्राथमिकता है। खाने के लिए केवल कुछ बिस्किट और ड्राई फ्रूट जैसी चीजें। वैसे भी जंगल में कुछ पकाने का मतलब होगा दुश्मन को सतर्क कर देना। दिन में खाना पकाने से धुआं उठने का खतरा, रात में आग से रोशनी का खतरा और खाने की गंध से दुश्मन को खुला न्योता। ट्रेनिंग के दौरान मैदान में मिले एक केकड़े को कच्चा चबाते कमांडोज ये कला प्रशिक्षण के साथ सीख चुके हैं। ये इनका शौक नहीं, जरूरत है। इसमें देखा मैंने कि वो इसमें से कुछ आप लोग पकड़ रहे थे। केकड़ा वो काटता नहीं है ना, कुछ नहीं कर पा रहा। हम लोग को जो पकड़ने का टेक्निक से आदत है हम लोग को। हाँ, पकड़ने का जो टेक्निक होता है कुछ नहीं कर पाएगा वो। और जंगल में जब कुछ खाने को न मिले तब हमको खाना पानी का कमी होता है। हाँ। जंगल में हमको रहने के लिए अगर एक्स्ट्रा रहना जो स्टैंड करना पड़ता है। हाँ। इसलिए हमको ऐसे चीज खाने का सिखाना सिखाता है। तो ये आप कच्चा खा सकते हैं ताकि आग न जले, न धुआं हो, न रोशनी हो। हाँ। आपका कोई डिटेक्ट न कर पाए आपको। जंगल में आग जलाते नहीं, इसलिए कच्चा खाने का ये मजबूत होता है, इसलिए कच्चा खाते हैं। 12 दिन तक हम बिना भूखे रह के कहीं भी सर्वाइवल कर सकते हैं। जंगल में पत्ते, फूल, फल कुछ भी खा के हम गुजारा कर सकते हैं। कोबरा कमांडो की यही खूबी है। कठिन चुनौती का सामना कठिन ट्रेनिंग से ही किया जा सकता है। कोबरा कमांडोज की जो ट्रेनिंग है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। कई दफा तो सफलता दर 50% ही रहता है। यानी जो जवान कमांडो बनने की इच्छा से आते हैं उनमें सभी कमांडो नहीं बन पाते। ट्रेनिंग के दौरान कठिन से कठिन काम दे दिया जाए वो उतना कठिन नहीं हो सकता है जितना कि एक्चुअल ऑपरेशन में होता है। लेकिन जो कुछ यहाँ सिखाया जाता है वो बहुत ज़रूरी भी होता है। मसलन ये कि जो टायर बिल्कुल आसानी से एक हैंडबैग की तरह उठाए हुए आपको ये नज़र आ रहे होंगे, उनका वज़न दरअसल 50 से 60 किलो के बीच है। आप उठाकर हिलाने की भी कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर इन कमांडोज़ की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कितना इनके शरीर को स्ट्रेच किया जा सकता है, बिल्कुल एक्सट्रीम तक। कमांडोज को कितना भी वजन उठाकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। अव्वल तो इसलिए क्योंकि उन्हें हथियार और रसद उठाकर कई 100 किलोमीटर चलना होता है। दूसरा, कई दफा घायल या बीमार साथियों को भी इन सामान के साथ कंधों पर उठाकर इन्हें बढ़ना होता है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक कमांडो को वेट के साथ में रनिंग करवाते हैं। अगर कमांडो की पीठ में वेट रहता है तो जंगल के दौरान वो जब मूवमेंट करता है तो कितना भी वेट वो कैरी कर सकता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों के अंदर पानी को कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कमांडो का स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, नाइट में देखने के साधन, मैगजीन वगैरह, राउंड्स वगैरह, जिस तरीके का इलाका होता है नक्सलवाद इलाका, वैसे ही ये लेके जाते हैं। और ये किसी समतल जमीन पर नहीं चलते हैं। पेड़, पहाड़, गड्ढा, दीवार, इनका सामना किसी भी अड़चन से होता है। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग में अगर एक छलांग में दीवार फांदना शामिल है तो पेड़ों पर टार्जन की तरह झूलते हुए आगे बढ़ना भी। सुरंग के भीतर से भी ऐसे रेंग कर निकलते हैं कि कोबरा को फेल कर दें। किसी भी तरह की बाधा इनका रास्ता नहीं रोक सकती। जो फिजिकल ट्रेनिंग है सर, ये कमांडो की जो स्टेमिना होती है ये हर लेवल में काम देती है। अगर एक कमांडो को एक दिन के अंदर 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक चलना होता है नाइट में या डे में, तो उस ऑपरेशन में अगर उसका फिजिकल अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगा। इनकी ट्रेनिंग जंगल में ही करवाई जाती है ताकि ये दिन रात उस माहौल को, उन परिस्थितियों को समझकर उनसे मुकाबले के लिए तैयार हो सके। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है दिमागी ताकत की, क्योंकि जब अत्यधिक संघर्ष के सामने शरीर जवाब देने लगता है तो दिमाग ही वो शक्ति देता है जो इन्हें अजेय बनाता है। कमांडो का जो दिमाग है वो उसका सबसे बड़ा हथियार है। और साथ ही आपके जितने भी सेंसेस हैं, जैसे रात में आपको दिखाई नहीं देता तो आपके कान आपकी आंख का काम करते हैं। तो आपके ना केवल ट्रिगर पर उंगली, बट उसके अलावा जो आपके सेंसेस हैं वो कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वेपन से जो हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर वो सब सेंसेस ठीक काम करेंगे तो आप वेपन का ठीक से प्रयोग कर पाएंगे।
शरीर की ताकत को और बेजोड़ बनाते हैं इनके हथियार। नक्सलियों के पास अमूमन अत्याधुनिक असलहा होता है, जिसका स्रोत कई दफा सुरक्षा बलों से लूटे हुए हथियार होते हैं, तो कई दफा सरहद पार हिंदुस्तान का कोई दुश्मन देश। उन पर भारी पड़ने के लिए कोबराज के हाथों को हथियारों से मजबूत किया जाता है और उन हथियारों को चलाने की अद्भुत ट्रेनिंग से। एक शूटिंग वो होती है जो शूटिंग रेंज पर की जाती है, जहां पर इस तरीके से टारगेट पीछे फिक्स्ड रहते हैं। दूसरी जो शूटिंग होती है वो एक्चुअल ऑपरेशन में होती है, जंगल में, जहां आपका दुश्मन का टारगेट फिक्स होना तो दूर, आपको मालूम नहीं किस पेड़ के पीछे, किस पेड़ के ऊपर, कहां किस मचान पर, कहां छिपा हो सकता है आपका दुश्मन। और इसीलिए जो फायरिंग इन कमांडोज को सिखाई जाती है वो बिल्कुल अलग होती है। जंगल में बंदूक चलाने की अनेकों समस्याएं हैं जो आम परिस्थितियों से अलग हैं। जंगलों में फील्ड ऑफ फायर नहीं मिलता, यानी सामने गोली चलाने की जगह न के बराबर होती है। ऊपर से जिस तरह के घने जंगलों में हमारे कोबरा कमांडोज ऑपरेट करते हैं, वहां ऐसी मुश्किलें आम हैं। कन्वेंशनल लड़ाई में आपको आपका एनिमी का पता होता है, इस लड़ाई में आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि आप कहाँ पे किस तरफ से राउंड्स आएगा या किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको अपना अप्रिशिएशन यूज़ करना पड़ता है, आपको अपने स्ट्रेंथ्स जो आप अपने ट्रेनिंग में यहाँ पे सीख पाते हैं उसको आप यूज़ करते हैं, एंड देन यू गो फॉर द फाइट। डिस्टेंस जजमेंट यानी लक्ष्य से दूरी का अंदाजा भी कठिन होता है। पेड़ों झाड़ियों के बीच गोलियों का मुकाबला बहुत पेचीदा होता है। घने जंगलों में दिन के वक्त भी रोशनी नहीं होती। पत्तों से छन छन कर धूप छांव की जो काया धरती पर आती है वो निशाना लगाना बहुत मुश्किल कर देती है। लेकिन जंगलों में सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी पेड़ और झाड़ियां एक से लगते हैं। यहाँ लैंडमार्क नहीं होता, दिशाओं का बोध कठिन होता है। साथ ही मुकाबले के दौरान अगर छिटक जाते हैं तो आपस में एक दूसरे के घायल होने का डर रहता है, यानी फ्रेंडली फायर की चुनौती। जब भी जंगल में फायरिंग होता है या किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में, ये कन्फ्यूजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा रहती है। और इसको काउंटर करने के लिए हम ऐसी सिचुएशंस को ट्रेनिंग में क्रिएट करते हैं। एक तो इसको हम इससे काउंटर करते हैं कि जब भी कोबरा टीम्स जाती हैं वो बड़ी कोहेसिव यूनिट रहती हैं। तो जब भी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो या जब भी एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, उस कोहेसिव यूनिट को थ्रू देयर कमांडर्स ये क्लियर होता है कि मेरी टीम कहाँ है। इन्हीं चुनौतियों के कारण कोबरा कमांडोज को निशानेबाजी की घनघोर ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ इस स्तर की कि वो आंख बंद करके भी निशाना साध सके। फायर एंड मूव यानी आगे बढ़ते हुए गोलियां चलाना एक ऐसी कला है जिसे केवल अभ्यास से ही हासिल किया जा सकता है। ये तकनीक कोबरा कमांडोज की खास काबिलियत है। आप जैसे देखेंगे तो जो इनिशियल फायरिंग होती है उसमें टारगेट स्टैटिक होता है और जो फायरर होता है वो भी स्टैटिक होता है। उसके अलावा सिचुएशन ये क्रिएट की जाती है जहाँ पर हमारा फायरर स्टैटिक है और टारगेट मूविंग है। और आप जैसा देखेंगे जो सबसे नज़दीक है जो एक्चुअल सिचुएशन के, वो सिचुएशन है जहाँ पर टारगेट भी मूव करेगा और आप खुद भी मूव करेंगे, जो हमें फील्ड में एक्चुअल में देखना पड़ता है। तो ये काम हमको ना केवल टारगेट को एंगेज करना है, हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टारगेट उसमें फ्रेंडली टारगेट है जिसको हमको एंगेज नहीं करना है। नक्सली जंगलों में पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे मचान बनाकर बैठे होते हैं, पत्तों से घिर कर बैठते हैं। आगे बढ़ते हुए कमांडोज को ऊपर भी देखकर चलना है कि कहीं कैमोफ्लेज में दुश्मन तो नहीं बैठा। सामने भी देखना है कि रास्ता कहां से है और नीचे भी देखना है कि कहीं मिट्टी के नीचे कोई लैंडमाइन तो नहीं। इस कीचड़ से बचने की कोशिश हम आप करते हैं, सड़क पे चलते हैं तो उसे बचा कर निकल जाते हैं, लेकिन यही कीचड़, ऐसी ही परिस्थितियां इनकी रणभूमि है, या यूं कहें कि इससे भी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां। पानी में अगर आपको किसी भी तरह की कसरत करने या चलने फिरने किसी चीज़ में जो कठिनाई आती है, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी जितना कीचड़ चिपकता जाता है आपके शरीर से, आपके जूतों से, उतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, शायद यही कोबरा कमांडोज पर भी फिट बैठता है। कीचड़ में ट्रेनिंग के कई कारण हैं। कीचड़ अपने घनत्व के कारण अधिक रेजिस्टेंस बनाता है और कमांडोज को आम एक्सरसाइज के मुकाबले 2 गुना जोर लगाना होता है। इससे कम समय में अधिक वर्कआउट का फायदा है। इसके अलावा जिन इलाकों में कमांडोज को ऑपरेट करना होता है वहां अधिकतर मौसम में कीचड़ की स्थिति रहती है। पानी में सर नॉर्मली ऐसा होता है कि आराम से भाग सकते हैं, जितना स्पीड में 5 किलोमीटर स्पीड में भाग, लेकिन कीचड़ में सर पता नहीं रहता है कितना कीचड़ है। पैर एक बार दलदल में फंस गया तो घुटना भी अंदर गया तो मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन तो है ही सर।
जैसे नॉर्मल कमांडो का 60 kg का भी है तो कीचड़ का वेट लग के 80 kg तक का उसका वेट बढ़ जाता है और हर तरीके से शरीर की हर बॉडी की हर एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। कमांडोज को न किसी चीज से डर लगे, न किसी चीज से घिन आए। वो हर परिस्थिति में ढलना जाने, लड़ना जाने। इनकी ट्रेनिंग का हर पहलू इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। जंगल में अक्सर नदी नाले कीचड़ भरा बहुत है, हाँ। उनको क्रॉस करना जरूरी पड़ जाता है, इसलिए ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और दुश्मन के एरिया में भी ये जरूरी है ताकि कैमोफ्लेज भी हो सकता है। इनकी दौड़ में बाधाओं का स्वरूप पल पल बदला जाता है और ऐसी परेशानियों और ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट किया जाता है जो प्राकृतिक तौर पर जंगलों में मौजूद रहती है। कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल, कभी बारिश। मौसम जो बदलता है वो हम जैसों के लिए बदलता है। जो हमारे वीर होते हैं, जो हमारे योद्धा होते हैं, जिन्हें जंगलों में ही रहना है, उनके लिए क्या बरसात, क्या आंधी, क्या तूफान, उन्हें किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। एक विचारधारा की कीमत सैकड़ों जिंदगियों को हिंसक मौत से चुकानी पड़ती है। लाचारगी और संयम से मुकाबला संभव ही नहीं। इनका जवाब केवल एक है। देश के दुश्मन जितने क्रूर हैं उतने बलशाली हैं ये। देश के दुश्मन जितने डरावने हैं उतना भरोसा जगाते हैं ये हर पल ढलते हैं देश रक्षा के एक ऐसे सांचे में जो अभेद है। इनकी ताकत को समझने के लिए इनकी चुनौतियों को समझना होगा। कोबरा कमांडोज का मिशन अमूमन जंगलों में ही होता है। नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी जैसे ही इनके हाथ लगती है, ये जंगल के उस हिस्से के लिए फौरन रवाना होते हैं। कोबरा कमांडोज के हाथों को कई उपकरणों से मजबूत किया गया है और कई दफा सटीक लोकेशन के लिए ये ड्रोन कैमरों का भी प्रयोग करते हैं। पर जंगल की स्थिति पर किसी का नियंत्रण नहीं और अधिकतर उपकरणों पर भारी रहती है इनकी अपनी समझ। एक ऑपरेशन में हफ्ता 10 दिन लगना आम है। इस दौरान दिन हो या रात वो जंगलों में बिताते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने वीर जवानों की बातें करते हैं तो छोटी छोटी चुनौतियों की तो चर्चा ही नहीं करते। चींटियों की ये जो कतारें आप देख रहे हैं, उन्हें इतना मासूम भी मत समझिए। अगर जंगल में बढ़ते हुए किसी कमांडो को कोई जख्म हो जाता है, ये चींटियां उस खून से लिपट जाती हैं। जरा सोचिए, जंगल में हर ओर कैसे कीड़ों और मच्छरों का साम्राज्य होता है और कैसी कैसी बीमारियां लिए फिरते हैं वो। नक्सल के खिलाफ जितनी बड़ी लड़ाई है उतनी ही बड़ी लड़ाई जो है इस तरीके की एडवर्सिटीज़ के साथ में भी है। निश्चित तौर पर जवानों को इतनी कठिनाइयों के अंदर रह के मलेरिया का सामना भी करना पड़ता है। पानी भी इतना मतलब कंटेमिनेटेड टाइप का रहता है। तो मच्छर के लिए हम लोग ओडोमस वगैरह लगाते हैं। हालांकि आमतौर पर कमांडोज गंध वाली कोई भी चीज लगाने से परहेज करते हैं, क्योंकि किसी भी जगह थोड़ी देर सुस्ताकर जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो नहीं चाहते कि अपना कोई भी निशान पीछे छोड़ जाए। जैसे कि रात के समय में अगर आप थोड़ा भी खाना बनाते हैं, कोई भी आप लाइट जलाते हैं तो काफ़ी दूर से दिखता है। इसीलिए हम रात को खाना नहीं खिलाते। रात को हम बेसिकली अगर हमें कुछ भी खाना हुआ तो हम ड्राई राशन पे ही बिलीव करते हैं। इवन हमारे जो बिस्किट के रैपर होते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं अनपैक करके रखने का, कि उससे भी आवाज़ ना हो। अभी हम टोटल साइलेंस मेंटेन करते हैं इस टाइम में। जंगल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन जंगल ही होता है। यहाँ पर आपके कदम की एक आहट से आपका दुश्मन सतर्क हो सकता है और आपकी जान को हो सकता है खतरा। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, रास्ते आपको बनाने हैं। ये भी बताया जाता है कि दिन का जो वक्त होता है उसमें भले ही आप सुस्ता सकते हैं, लेकिन रात के वक्त आपको उस अंधेरे को चीरते हुए भी इस तरीके से पेड़ पौधे
और जो भी जानवर आपके सामने आए उनसे बचते बचाते आगे बढ़ते जाना है, अपना रास्ता खुद बनाते हुए। आप सोचिए कि यहाँ पर जो कमांडोज रहते हैं, कई कई दिन ऑपरेशंस करते हैं, वो किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऑपरेशन के दौरान कमांडोज रात में नहीं सोते। चाहे मिशन कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, रात का समय आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब दुश्मन सुस्ता रहा हो तब वो अंधेरे की चादर ओढ़कर अपने लक्ष्य को भेद ले। एक साथ रिलैक्स सबका कभी नहीं होता। अलर्ट पोजीशन में एक एक सेंटर रहेगा बॉडी वाइज, मतलब एक रेस्ट करेगा कमांडो तो एक कमांडो अलर्ट रहेगा। 2 घंटा और अलर्ट ड्यूटी देगा तब दूसरा कमांडो जग जाएगा, तब ये रेस्ट कर सकता है। अच्छा। लेकिन पूरे कमांडो एक साथ रेस्ट कभी नहीं करते हैं। मतलब रेस्ट में भी अलर्ट है आप सबके लिए? रेस्ट में भी अलर्ट है, पूरी गहरी नींद के साथ कभी नहीं सोते। अंधेरे में रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता। कई दफा तो खोने का ऐसा डर रहता है कि कमांडोज रस्सी पकड़कर चलते हैं ताकि बिछुड़ न जाए। और अगर अंधेरे में ही ऑपरेशन की जरूरत आन पड़ी तो वो आहट पर आक्रमण करने की भी क्षमता रखते हैं। जब यहाँ पर चलते हैं आप लोग तो आवाज़ नहीं होनी चाहिए? जी मैम, बिल्कुल आवाज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट फ्रीजिंग होके जाना चाहिए। लेकिन मुझे तो कई बार जैसे मेरे पाँव से आवाज़ निकल जा रही है, सूखे पत्ते हैं, तो आप लोग कैसे करते हैं? मैम बिल्कुल दबे पैर से चलते हैं हम लोग। हाँ। जैसे कि आवाज़ ना हो। अच्छा। बिल्कुल दबे पैर से चलना पड़ेगा। इसी मूवमेंट करते हुए चलना है ताकि हम अपना मतलब जो रास्ता है अपने पैरों तले दबाते हैं, मतलब जो भी आवाज़ निकलती है उसको हम बिल्कुल आवाज़ नहीं होने देते हैं। पहले तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं कि मतलब रास्ता कैसा है, कहीं मतलब झाड़ी मतलब सूखी झाड़ी तो नहीं है या कहीं सूखे पत्ते तो नहीं है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। रोशनी का इस्तेमाल करना फॉर कोबरा इज़ अ क्राइम, और वो हम कभी नहीं करते हैं। और जंगल में स्पेशली जब मूनलाइट नहीं होती है तो पार्टी के टूटने की प्रॉबिलिटीज़ रहती हैं। तो हम ऑपरेशंस में और ट्रेनिंग के दौरान कुछ ड्रिल्स को फॉलो करते हैं जिससे पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस हिसाब से हम चाहते हैं वैसा बना रहे। एक तो हमारे सभी जवान को पता होता है कि हमारी दूसरी टीम या हमारा दूसरा साथी किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। दूसरा, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमें लगता है कि पार्टी के टूटने की संभावना है, वहाँ रेगुलर काउंटिंग ड्रिल्स और जो आगे हमारे स्काउट चलते हैं जो लड़के, वो ये इंश्योर करते हैं कि मूवमेंट की स्पीड को बढ़ाया जाए या कम किया जाए ताकि पार्टी का जो बनावट है वो जैसी हम चाहते हैं वैसी बने। हर टुकड़ी के पास ऐसा नाइट विजन दूरबीन होता है, पर नाइट विजन के जरिए देखने के लिए जिस आंख का प्रयोग किया जाता है वो करीब आधे मिनट के लिए अंधा हो जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग कम से कम किया जाता है। इसके अलावा नाइट विजन का इस्तेमाल अमावस की रात या घने बादलों वाली रात में संभव नहीं। आसमान में थोड़ी सी रोशनी जरूरी है। ये नाइट विजन डिवाइस है, ये हम यूज़ करते हैं। हर एक के पास तो नहीं होता है, पर जो हमारे फॉरवर्ड जो लड़के आगे चलते हैं उनके पास हम ये डिवाइस देते हैं। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है, हमें क्लैरिटी से दिख जाता है कि कौन सी चीज़, ये मून लाइट प्रिंसिपल पे, मून पे भी थोड़ा सा अगर मून लाइट हो तो उस पर ये बेटर ऑपरेट करता है। हमारे पास एक और डिवाइस है जो हमने अपने सेंट्री को दे रखा है, वो HHTI बोलते हैं उसको। उससे हम उसका रेंज भी ज़्यादा है और उससे हम काफ़ी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहरहाल हमने इनकी चुनौतियों को और बारीकी से समझने के लिए दिन के उजाले का इंतजार किया। जब एक टुकड़ी ने आगे बढ़ते हुए खोदी हुई मिट्टी देखी, लग रहा है सस्पिशियस है कि आईडी हो सकता है। शक गहराया तो दस्ते के खोजी कुत्ते की मदद ली गई। यहां एक IED था, यानी जमीन के नीचे दबाया गया विस्फोटक। कोबरा दस्ते का हर एक कमांडो विस्फोटकों की बुनियादी जानकारी रखता है और कम से कम एक इसमें एक्सपर्ट होता है। फटाफट तैयारी की गई और इसे डिटोनेट किया गया। अभी अभी आपने यहाँ पर एक आईडी डिटेक्शन और डिस्पोजल देखा है। दरअसल इनका जो पूरा रास्ता होता है उस पर नक्सली इस तरह से एक्सप्लोसिव्स बिछा देते हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि इन्हें देखते हुए, डिटेक्ट करते हुए, निरस्त करते हुए आगे बढ़ा जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, अगर नहीं पता चले तो बहुत घातक साबित हो सकता है। कोबरा कमांडोज ने ऐसी कई रणनीतियां विकसित की हैं जिनके जरिए वो नक्सलियों की ऐसी कायराना कार्रवाई को मात दे सकें। हालांकि गोपनीयता के कारण हम यहां उनका खुलासा नहीं करेंगे। कोबरा जवान के लिए जंगल में रहना
उसके लिए एक हम कहें उसका एक आर्ट है, उसकी स्किल है। और जंगल में सर्वाइव करना उसके लिए इसलिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसको उसी जंगल में रह के अपने दुश्मनों को ढूंढना है। और जंगल की जो चुनौतियां हैं जिसमें नाले हैं, नदी हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको क्रॉस करते हुए और जंगल में रास्ता बनाते हुए, जंगल के टेरेन से वाकिफियत रखते हुए, अपने को बचाते हुए, छुपाते हुए और कैमोफ्लेज और कंसील करते हुए आगे बढ़ता रहता है। कठोर तपस्या जैसे अभ्यास से इन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत कर लिया है कि ये न पत्थरों से छलनी होते हैं न दुश्मनों के असलहे से। ये पत्थरों से भरा हुआ ये मैदान है जिस पर से गुजरते हुए आपने अभी कमांडोज को देखा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गुथी हुई मिट्टी है जिस पे अपनी बंदूकों को लेकर निशाना साधे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, बल्कि इन पत्थरों पर कितनी खरोंचें, कितनी चोटें ट्रेनिंग के दौरान ही लग जाती हैं, क्योंकि आखिरकार जब उन्हें जंगल में जाकर लड़ाई लड़नी है तो वहां पर सीधी सपाट जमीन नहीं मिलती, न ही सीधा साधा दुश्मन मिलता है। वहां दुश्मन भी खतरनाक, खौफनाक है और जमीन यानी कि टेरेन भी। भारत जितना विशाल और विस्तृत देश है उसमें बदलते राज्य के साथ बदलते जंगल हैं और बदलते जंगलों के साथ बदलती हुई चुनौतियां हैं। लेकिन नक्सलियों की जो समस्या है वो सालों सालों से वैसी ही कायम रही। उसी से लड़ने के लिए, उसी से निपटने के लिए एक दशक भी नहीं बीता है और इस ऐसे फोर्स का गठन किया गया है जो बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है। नक्सल समस्या दशकों पुरानी है, लेकिन कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने तो कभी लचर सुरक्षा व्यवस्था ने इस समस्या को फलने फूलने दिया। एक समय था जब संवेदना से कोई रास्ता निकाला जा सकता था। कोबरा कमांडोज ने 2009 में अपने गठन के बाद से ही अपना सिक्का जमा किया। अब तक कोबरा कमांडोज को अपने बेमिसाल पराक्रम के लिए 10,118 अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें 6 शौर्य चक्र, 1 कीर्ति चक्र शामिल है। जिस दस्ते का किस्सा हम आपको सुना रहे हैं वो 202 कोबरा कमांडोज 981 आंतरिक सुरक्षा पदक, 1 शौर्य चक्र मिलाकर कुल 1,246 अवार्ड जीत चुके हैं। नक्सली गांव वालों और स्थानीय निवासियों को डरा धमकाकर और बंदूक का खौफ दिखाकर अपने पक्ष में करते हैं। उनसे जानकारी लेते हैं, छिपने के लिए उन्हें ही ढाल बनाते हैं। ये सच है कि नक्सल प्रभावित इलाकों का विकास धीमा और असंतुलित रहा है, लेकिन सीआरपीएफ यहाँ ऐसी सुविधाओं को देने के लिए लगातार प्रयासरत है जो आम लोगों के लिए मददगार हो। हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल चल रहा है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है जो यहाँ की आम जनता के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। और जितना उसका बेनिफिट हमारे अपने जवान लेते हैं उससे ज़्यादा सिविलियंस उसका बेनिफिट लेते हैं। और जो भी मेडिसिन हमारे पास होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी जो एम्बुलेंस है वो हम राउंड द क्लॉक उनकी सर्विस में रखते हैं। कई केसेस में जो आसपास के इलाकों की महिलाएं हैं उनके डिलीवरी के केसेस में हमने हॉस्पिटल अपना उपलब्ध कराया, अपनी एम्बुलेंस मेडिसिन उपलब्ध कराई हैं। इसके सिवा हम समय समय पर सिविक एक्शन प्रोग्राम भी आसपास के इलाकों में यहाँ भी और जहाँ भी हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है भारत सरकार की तरफ से हमें सफिशिएंट बजट मिलता है सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाने के लिए। तो उसके तहत पंचायत भवन बनवाना, स्कूलों में स्टडी मटेरियल देना, बस स्टैंड बनवाना, हैंडपंप लगवाना, सोलर लाइट्स लगवाना, ये सब भी चीज़ें हम समय समय पर गाँव वालों के लिए करते रहते हैं। दुनिया के बाकी देशों के दुश्मन एक होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के दुश्मन अंतहीन। इसीलिए हमारे शूरवीरों का जो पराक्रम है वो भी अनंत है। मेरे सहयोगी मोहम्मद अनस जुबैर और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह, हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत।